हेलो रोहिता, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ डॉक्टर। क्या हुआ? आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम में कोई सुधार नहीं आया क्या? डॉक्टर पीरियड्स तो मंथ में एक बार ही हो रहा है बट इरेगुलर है। हम बच्चा प्लान कर रहे हैं बट सक्सेस नहीं मिल पा रहा। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके पीरियड्स बहुत जल्दी हो जाते हैं या फिर देर से हो रहे हैं? वही तो पता नहीं चल पा रहा है डॉक्टर। कभी तो 18-20 दिन में स्टार्ट हो जाता है, कभी 1.5 महीने तक नहीं हो पाता है। ओह, हाँ, ये है तो काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके भी सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। हाँ डॉक्टर, इसी उम्मीद में मैं आपके पास आई हूँ। ओव्यूलेशन कब होगा यही पता नहीं चल पाता है। बिल्कुल। देखिए, मासिक धर्म महिलाओं के जीवन का फैक्ट है और ओव्यूलेशन के बगैर आपको गर्भधारण नहीं हो सकता। अगर आपके पीरियड्स बहुत देर से आते हैं या फिर नहीं आते हैं या फिर इरेगुलर हैं तो आपको गर्भधारण में भी प्रॉब्लम तो होगी। जिनके पीरियड्स एकदम नॉर्मल हैं, मतलब कि एक पीरियड के बाद 24 से 35 दिन के अंदर दूसरे पीरियड्स हो जाते हैं, तो उनके लिए अपना ओव्यूलेशन ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है और वो प्रेगनेंसी अच्छे से प्लान कर सकते हैं। पर डॉक्टर, तय समय पर ओव्यूलेशन नहीं हुआ और उसमें देरी हुई तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्यों होती है? देखिए, आपको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी के लिए ओवरी से एग रिलीज होना ज़रूरी होता है और वो ओव्यूलेशन के समय पर ही होता है। फिर ये एग फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइज होता है। जो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में एग का इंतज़ार कर रहा होता है वो सिर्फ 5 दिन तक ही सरवाइव कर सकता है। इसीलिए आपको अपने ओव्यूलेशन का समय पता होना चाहिए, तभी आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स बहुत जल्दी हो जाते हैं और एग रिलीज ही नहीं हो पाता है और बिना एग के प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है। तो इरेगुलर पीरियड्स के दौरान ये पता कर पाना कि आप कब ओव्यूलेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये पता कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इरेगुलर पीरियड्स और ओव्यूलेशंस के ना होने के क्या कारण हो सकते हैं डॉक्टर? देखिए, कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि थायराइड कंडीशन जो आपके ओव्यूलेशन में इंटरफेयर करते हैं, और दूसरी बड़ी वजह है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो 5 से 10% महिलाओं में पाई जाती है। इससे भी आपको ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। और PCOS होने की स्थिति में महिलाओं को दिल की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज़ और एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। PCOS के सिम्टम्स हैं इरेगुलर पीरियड्स होना, पीरियड्स का ना होना, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, अचानक से मोटापा बढ़ जाना, हाई BP का होना, हाई कोलेस्ट्रॉल का होना, स्किन ऑयली हो जाना, आपके शरीर के बालों का बढ़ना, आपके सर के बालों का झड़ना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली PCOS ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके सिम्टम्स का इलाज ज़रूर किया जा सकता है। तो या तो आप फर्टिलिटी क्लिनिक जाएं या फिर किसी गायनोकोलॉजिस्ट से जाकर मिलें। और तीसरी वजह है स्ट्रेस। मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्ट्रेस से दूर रहें, जितना हो सके अपने हस्बैंड के साथ टाइम बिताएं, उनसे बातें करें, सारी बातें उनसे शेयर करें। ओके, तो डॉक्टर मैं अपनी प्रेगनेंसी के चांस कैसे बढ़ा सकती हूँ? सबसे पहले तो आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने होंगे, जिसकी वजह से आपका हार्मोन लेवल बैलेंस में रहेगा और आपके इरेगुलर पीरियड्स में भी कुछ चेंजेस आएंगे और आपके ओव्यूलेशन होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। हेल्दी डाइट लें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से दूर रहें, अपना मोटापा ना बढ़ने दें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें जैसे कि योगा, मेडिटेशन, इस तरह की एक्सरसाइज। अपने ओव्यूलेशन पीरियड को नोट करें। ओव्यूलेशन हो रहा है, इसको आप कैसे पहचानेंगे? अगर आपकी योनि से कुछ पानी गिर रहा है तो वो सफ़ेद और गाढ़ा रंग का होना चाहिए। उस टाइम पे आपके ब्रेस्ट की टाइटनेस कम हो जाएगी, आपको थोड़ा टेम्परेचर होने लगेगा और आपके पेट में ऐंठन आने लगेगी। और अगर फिर भी आपको पता नहीं चलता है तो आप मार्केट से ओव्यूलेशन टेस्ट किट ले सकती हैं। ये किस तरह का किट है?
देखिए, जैसे मार्केट में प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिलती है वैसे ही ओव्यूलेशन टेस्ट किट मिलती है, जिससे आप घर पर ही टेस्ट कर सकती हैं कि आप ओव्यूलेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर आप ओव्यूलेट कर रही हैं तो उस हिसाब से आप बच्चा प्लान कर सकती हैं। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर उसके बाद भी कुछ जानना है तो जान सकते हैं। जी डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। पता नहीं डॉक्टर, इनके टेस्टिकल में क्या प्रॉब्लम हो गई है जो इन्हें बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज आप बताइए ना। डॉक्टर, मेरी लेफ्ट टेस्टिस में लम्ब सी बन गई हैं और जो अंडकोश की जो थैली है वो सूज सी गई है और हल्का हल्का दर्द भी होने लगा है। ये लंप आपको कब से महसूस हो रहा है? डॉक्टर, मैंने 1 साल पहले देखा था, उस समय मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था इसको पे, और अभी देखा तो ये थोड़ा बढ़ सा गया है। क्या आप सेक्स ठीक से कर पाते हैं? आई मीन सेक्स के वक्त कोई बहुत ज़्यादा पेन तो नहीं होता ना? हमारी सेक्स लाइफ तो ठीक थी, 2-3 हफ्तों से इनका दर्द बढ़ गया और इनके लंब की साइज बढ़ गई, इसलिए हम आपके पास आए डॉक्टर। आपके अंडकोश के साइज में कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? जी हाँ, अंडकोश तो जैसे थोड़ा श्रिंक हो गया है। देखिए, ये तो आपके पूरे चेकअप के बाद ही पता चल पाएगा कि ये सब क्या है, लेकिन जो सिम्टम्स आपने मुझे बताई हैं उससे तो यही लगता है कि आपको वेरिकोसील हुआ है। वेरिकोसील? ये क्या होता है डॉक्टर? अगर आपके अंडकोश में मौजूद वेन्स में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो उसकी वजह से उसमें सूजन आ जाती है, जिसे हम वेरिकोसील कहते हैं। इन वेन्स को पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस कहते हैं। वेरिकोसील सिर्फ अंडकोश में ही होता है, जिसकी वजह से आपके स्पर्म बनने की क्षमता में कमी आ जाती है और स्पर्म की क्वालिटी में भी फर्क आ जाता है, और कुछ केसेस में तो पुरुषों में नपुंसकता तक आ सकती है। डॉक्टर, पर ये बीमारी मुझे होने की क्या वजह है? देखिए, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। वेरिकोसील बहुत ही कॉमन कंडीशन है। 15 से 20% पुरुषों में ये नॉर्मल पाई जाती है। जब आपके अंडकोश में मौजूद वेन्स के थ्रू ब्लड सही तरीके से आपके हार्ट में वापस नहीं आ पाता है तो ये उसमें सूजन पैदा कर देता है। वेरिकोसील होने की एग्जैक्ट वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है, लेकिन हाँ, ये धीरे धीरे बनती है और बढ़ती चली जाती है। इससे जान का खतरा तो नहीं है ना डॉक्टर? बिल्कुल नहीं। कई केस में वेरिकोसील बिना इलाज के ही ठीक हो जाती है, इसीलिए इसे जानलेवा नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसका इलाज तभी करवाना चाहिए या तो आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो या फिर आप में नपुंसकता आ गई हो, और इलाज के लिए सर्जरी करानी होती है, जिसे हम वेरिकोसिलेक्टॉमी कहते हैं। तो डॉक्टर, मुझे सर्जरी करानी होगी? सबसे पहले तो आपको अपने फिजिकल टेस्ट करवाने होंगे, जिससे हमें ये पता चल पाएगा कि आपको वेरिकोसील है भी या नहीं, क्योंकि टेस्टिकल में तो और भी वजहों से पेन हो सकता है। तो इसके लिए आपके फिजिशियन या फिर यूरोलॉजिस्ट को उन सारी वजहों को रूल आउट करना होगा, और हाँ, एक अल्ट्रासाउंड करके आपके टेस्टिकुलर कैंसर का भी पता लगाना होगा। कैंसर? जी हाँ, कैंसर। टेस्टिकुलर कैंसर होने के केस में भी आपके टेस्टिकल्स में पेन और सूजन हो सकती है, और आपके अंडकोश में एबनॉर्मल बदलाव देखने को भी मिल सकते हैं। इसलिए कैंसर की संभावनाओं को क्लियर करना आपके खुद के लिए ठीक होगा। लेकिन ये टेस्टिकुलर कैंसर बहुत ही रेयर है, इसके लिए ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ओके डॉक्टर, फिर तो हम फिजिकल टेस्ट करवा लेते हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी इलाज स्टार्ट कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जल्द से जल्द करवा लीजिए। और एक बात का और ध्यान रखिए, अगर आप जॉक स्ट्रैप पहनते हैं तो पेन से भी रिलीफ पा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। हेलो अविनाश, हाउ आर यू? आई एम फाइन डॉक्टर, थैंक यू। तो कहिए, क्या तकलीफ है आपको? डॉक्टर, मुझे इरेक्शन के दौरान बहुत पेन होता है। इतनी तकलीफ होती है कि मैं सेक्स भी नहीं कर पाता हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। देखिए अविनाश, जैसे कि आप बता रहे हैं, लेकिन आपकी पूरी प्रॉब्लम जानने के लिए मुझे आपसे कुछ बातें जाननी होंगी, थोड़ी पर्सनल हैं, तो आप अनकंफर्टेबल तो महसूस नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। इट्स ओके विद मी। गुड।
तो ये बताइए कि आपको ये तकलीफ कब से है? आई मीन कि आपको पेन कब से हो रहा है? ऑलरेडी 3-4 महीने हो गए हैं। क्या आपको अपने पेनिस में कुछ फर्क नजर आ रहा है? आई मीन कुछ शेप में कोई फर्क, जैसे कि आपका पेनिस कर्व या फिर टेढ़ा हो गया हो, मतलब उसकी ओरिजिनल शेप बिगड़ गई हो? हाँ डॉक्टर, मैंने ये नोटिस किया है। साथ में ये भी नोटिस किया कि ऊपर का स्किन थोड़ा सख्त हो गया। जी हाँ, ये एक तरीके का इरेक्टाइल डिसफंक्शन है जिसे हम पेरोनीज डिसीज भी कहते हैं। आमतौर पर तो देखा गया है कि ये पेनिस के ऊपर वाली स्किन पर ही होता है, लेकिन कभी कभी ये पेनिस के साइड में और निचले हिस्से में भी हो सकता है। ये स्कार टिश्यू इतने सख्त होते हैं कि इसकी वजह से आपके पेनिस में लचीलापन या फिर इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, और जब आप सेक्स के दौरान उत्तेजित होते हैं तो आपका पेनिस सीधा या फिर इरेक्ट नहीं हो पाता है और आपको तकलीफ महसूस होती है। पर ये डॉक्टर अचानक ऐसे कैसे हो गया? क्या ये एसटीडी है? देखिए अविनाश जी, आप बिल्कुल मत घबराइए। पेरोनीज डिसीज कोई एसटीडी नहीं है, और रही बात अचानक होने की, तो इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता और ना ही कोई रिसर्च से पता चला है। लेकिन हाँ, रिसर्च से ये ज़रूर पता चला है कि अगर आपके पेनिस पर कोई चोट लग जाती है या कोई नुकसान पहुंचता है तो आपको ये बीमारी हो सकती है। और ज़्यादातर देखा गया है कि 40 ईयर्स से ज़्यादा के लोगों को ये बीमारी होती है। 8 से 10% ये भी देखा गया है जो लोग 40 साल की उम्र से कम हैं उन लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। जितना मुझे याद है मेरा कुछ ऐसा एक्सीडेंट वगैरह तो हुआ नहीं जिससे मुझे कोई चोट लग सकती है। और भी कुछ वजह हो सकती है क्या? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ, हो भी सकता है। इसके कुछ जेनेटिक रीज़न भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके परिवार में किसी ना किसी को कभी ना कभी कोई ये प्रॉब्लम हुई हो तो भी आपको हो सकती है। एक रीज़न और हो सकता है, आपके पेनिस में आती हुई ब्लड वेसल से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो भी आपको ये बीमारी हो सकती है। ओके, तो डॉक्टर मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? देखिए, अगर आपकी तकलीफ हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी है या फिर आपके सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर नहीं है तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई और तरीका या फिर कोई और ट्रीटमेंट नहीं होता है। और किस तरह की सावधानी है? देखिए, पेट के बल ना सोएं, क्योंकि उसकी वजह से आपके पेनिस के ब्लड वेसल पर दबाव पड़ सकता है। और हाँ, सेक्स के दौरान सावधान रहें, स्पेशली जब आपका पार्टनर आपके ऊपर हो, क्योंकि उसकी वजह से आपके पेनिस पर अकारण ही दबाव पड़ सकता है। और अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस लाएं, जैसे कि विटामिन ई का इस्तेमाल करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग ड्रिंकिंग से दूर रहें, और हाँ, इनलीगल ड्रग्स और मेडिसिन से भी दूर रहें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है या उसके बाद भी आपको लगता है कि आपके पेनिस में पेन है तो फिर उसका आखिरी इलाज सर्जरी ही है। उसके लिए आपको अपने फिजिशियन या फिर यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना होगा। समझ गया डॉक्टर, मैं अभी से सारे प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर देता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपसे आके कंसल्ट कर लूँगा। श्योर, कभी भी आ सकते हैं। थैंक्स लॉट डॉक्टर। वेलकम। डॉक्टर, मैं आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और अभी कुछ दिनों से मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। अगर सीधी बात कहूँ तो टेबल में पड़े गिलास का पानी उठाकर भी पीने का मन नहीं करता है मेरा। देखिए आकाश जी, ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के लक्षण है, जिसकी वजह से हमारी सेक्सुअल लाइफ तो खराब होती ही है, बल्कि जो हमारे दिनचर्या के काम है उसे पूरा करना भी असंभव सा हो जाता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे काम करने में भी मन नहीं लगता, फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज की तो बहुत दूर की बात है। आपके कहने का मतलब इस फटीग के कारण मेरा सेक्स लाइफ भी? जी हाँ, एविडेंस तो यही मिले हैं। CFS की वजह से आपके लिबिडो और सेक्सुअल हेल्थ पर भी असर पड़ता है, लेकिन ये सभी तरीके के केस में नहीं होता है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। कैसे सिम्टम्स? अगर ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, सोचने की शक्ति में कमी महसूस होने लगी हो, आपके मसल्स और जॉइंट में पेन होता हो या फिर गले में दर्द होना शुरू हो गया हो, तो इसमें लिबिडो में कमी आ सकती है। जी, आजकल मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रहता हूँ और
मुझे ऐसा लगता है कि मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में भी जा रहा हूँ और मेरी सेक्स लाइफ तो पूरी तरह ख़त्म हो गई। जी हाँ, क्रॉनिक फटीग वाले इंसान ज़्यादातर डिप्रेस्ड, इरिटेबल और परेशान रहते हैं। CFS के साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के कारण सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। डॉक्टर, इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है इस प्रॉब्लम का? बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। देखिए, आपको अपनी सेक्स लाइफ को इंजॉयबल बनाने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। डॉक्टर, मैं आपके सामने बैठा हूँ पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद लेकर, फिर आप जो भी उपाय बताएंगे मैं उसे फॉलो करूँगा। प्लीज़ कोई उपाय बताइए। देखिए, इस परेशानी को आप बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हैं। जिस स्टेज से आप गुजर रहे हैं उस स्टेज में आपको एडिशनल रेस्ट लेने की ज़रूरत है। एडिशनल रेस्ट मतलब डॉक्टर, मैं सोने में तो किसी भी तरह की कमी नहीं रखता हूँ। मेरा मतलब ये है कि जब आप सेक्स करें तो उससे 3 दिन पहले से आप रेस्ट लेना शुरू कर दें। और अगर इसमें आपकी लाइफ पार्टनर भी आपकी मदद करेगी तो बहुत अच्छा होगा। मतलब कि आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है, जैसे कि ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ये सब आप टाइम पर लें। मॉर्निंग वॉक करें, दिमाग पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालें, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम ना करें और अगर हो सके तो 3-4 दिन की छुट्टी लेकर छुट्टियां मनाएं। डॉक्टर, मुझे जहाँ तक लगता है मैं रेस्ट तो पूरी तरह करता हूँ और इसमें मेरी वाइफ भी मेरी मदद करती है। देखिए आकाश जी, जितना आपने मुझे बताया और जहाँ तक मैं आपको समझ पा रही हूँ कि काफ़ी टाइम से आप इस परेशानी से गुजर रहे हैं। जो भी उपाय मैंने आपको बताए हैं, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। और अगर नहीं मिल पाता है तो आपको एक थेरेपी कराने की ज़रूरत होगी, जिस थेरेपी को हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। मगर इस पर हम बाद में विचार करेंगे। इस थेरेपी से क्या होगा? इससे कम्युनिकेशन बढ़ेगी। CFS किस तरीके से सेक्सुअल लाइफ में इंटरफेयर करता है ये आपको पता चलेगा और ये कराने के बाद आप इससे लड़ने के लिए खुद तैयार रहेंगे। अगर और कोई सवाल है आपके मन में तो पूछ सकते हैं। नहीं डॉक्टर, इस बार जो भी आपने बताया उस रास्ते पर चलते हैं और अगर मुझे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं दोबारा आपसे आकर मिलता हूँ। ऑफ कोर्स। थैंक यू। हेलो डॉक्टर, आई एम पुनीत। हाय पुनीत, आप अपनी वाइफ को नहीं लेकर आए? नहीं डॉक्टर, एक्चुअली मेरे कुछ डाउट्स थे जो मैं आपसे मिलकर क्लियर करना चाहता था, तो इसके लिए मैं अकेला आया हूँ। डाउट्स? पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर, क्या ये पॉसिबल है कि महिलाएं ऑर्गेज़म का नाटक करें? यू मीन फेक ऑर्गेज्म? जी हाँ, वही। हाँ, ये पॉसिबल है। डॉक्टर, मुझे लगता है कि मेरी वाइफ भी यही करती है। चरम तक नहीं पहुंचने पर भी वो इसका दिखावा करती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। पुनीत, क्या आपको पता है कि 80% महिलाएं सेक्स के दौरान ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पाती हैं? ये तो मुझे पता नहीं, और ऐसा क्यों है डॉक्टर? एक पुरुष और एक महिला के गुप्तांगों की अंदरूनी बनावट में काफ़ी फर्क होता है। जहां एक पुरुष को चरम तक पहुंचने में 4 से 5 मिनट लगते हैं, वहीं एक महिला को चरम तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि महिला को चरम तक पहुंचाने वाली जी स्पॉट को सेक्स के दौरान उत्तेजित कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जब तक आप पारंपरिक सेक्स पोजीशन रखते हैं तब तक एक महिला का ऑर्गेज्म ना के बराबर ही होगा। हाँ, अगर आप अपने पार्टनर को चरम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको अपनी सेक्स पोजीशन के साथ एक्सपेरिमेंट करने होंगे। आपको ये जानना होगा कि आपके पार्टनर को किस पोजीशन में जल्दी से जल्दी ऑर्गेज्म हासिल होता है। अगर ऐसा था तो फिर मेरी वाइफ को मेरे को खुलकर बताना चाहिए था। ऐसे झूठे दिखावे से क्या फ़ायदा? देखिए पुनीत, यहाँ आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। कोई भी महिला बिना किसी वजह के झूठा दिखावा नहीं करती है। इसके पीछे भी कहीं ना कोई वजह ज़रूर होगी। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑर्गेज्म हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर एक महिला को ये लगता है कि उसका पार्टनर उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है या फिर उसे सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसका मूड खराब करना नहीं चाहती, ये बोलकर कि वो चरम तक नहीं पहुंच पा रही है। कई बार तो वो डर और संकोच की वजह से नहीं बोल पाती है, खास करके भारतीय महिलाएं। उनको लगता है कि मेल ईगो को चोट ना पहुंचे, इसलिए वो झूठा दिखावा करना ज्यादा सही समझती है।
एक और भी रीज़न हो सकता है, महिला का मूड में ना होना। अगर महिला सेक्स के मूड में नहीं है तो वो इस क्रिया को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है, चाहे उसे इसके लिए थोड़ा सा नाटक क्यों ना करना पड़े। अगर महिला को संभोग के दौरान पेन हो रहा है तो वो आपको ध्यान देना होगा, उसका चेहरा पढ़ के ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि क्या उसको पेन हो रहा है, और अगर उसको पेन होता है तो जल्द से जल्द आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। समझ गया डॉक्टर, पर मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरी वाइफ को भी ऑर्गेज्म का सुख मिले? आप अपनी वाइफ को सेक्स पोजीशन चेंज करने का चांस दें, जिससे उन्हें पता चलेगा कि किस पोजीशन में उनके जी स्पॉट में उत्तेजना पैदा होती है, और अगर उनको पता चलता है तो उसी पोजीशन में आप सेक्स करें। जी स्पॉट के अलावा क्लिटरिस में घर्षण से भी महिलाओं का ऑर्गेज्म हासिल किया जा सकता है। क्लिटरिस को हम हिंदी में भगानपुर भी कहते हैं। क्लिटरिस से ऑर्गेज्म बहुत जल्दी हासिल किया जा सकता है, तो इसके लिए आप फोर प्ले के दौरान इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। आप अपनी वाइफ के साथ इस विषय में बात करें और उनसे पूछें कि उनको क्या चाहिए। हर वक्त उन पर अपनी मर्जी ना थोपें। देखिए, एक मैरिड कपल में इतना भरोसा तो होना ही चाहिए कि एक वाइफ अपने पति के साथ खुलकर बात कर सके। आप उनसे बैठकर बात करें कि क्या उनका सेक्स के लिए मूड है या उनको पेन हो रहा है या नहीं। दैट्स ग्रेट डॉक्टर। आज आपसे अकेले मिलकर ये सब बातें करना मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। अगर मैं अपनी वाइफ के साथ आता तो शायद मैं इस आपसे नहीं पूछ पाता। आई नो पुनीत, लेकिन अगली बार किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले आप दोनों आपस में मिलकर बात करें। किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन जानने के लिए आप दोनों को बात करनी होगी, उसकी तह तक जाना होगा। अगर आप मिलकर बात करेंगे तो आपके बीच में ट्रस्ट पनपेगा, जो आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है, शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो हमारे नीचे दी गई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी सुझाव हो वो भी आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।